तो देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, और जहां पर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फर्स्ट स्टेप हो चुका है जहां पर एटीपी हमारे पास ब्रेक डाउन हुआ, और थर्ड स्टेप जहां पर एटीपी यूटिलाइज हुआ। तो ये हमारे प्रीपेरेटरी फेज कहलाते हैं, जहां पर मेरे पास मिला था फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, क्योंकि दो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन हो चुके हैं तो दो दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एल्डोलेज ने क्या किया था, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को डिवाइड कर दिया दो तीन तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर, जीएलएपी ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और डीएचएपी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। देन उसके बाद हमारे पास एक और एंजाइम है, दैट इज अ ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, जिसकी वजह से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है जीएलएपी में, क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। तो डीएचएपी भी हमारा जीएलएपी के अंदर ही यहां पर कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट एंजाइम है मेरे पास अब जीएलएपी हाइड्रोजिनेज। तो यहां पर जो ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है जीएलएपी हाइड्रोजिनेज, इसकी मदद से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर जी, 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। अब ये जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है बच्चों, इसके अंदर भी हमारे पास 3 ही कार्बन है। तो सेम रिएक्शन जो यहाँ चल रही है वही सेम रिएक्शन यहाँ पर भी चल रही होगी, क्योंकि जीएलएपी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, या फिर इसको बाय डिफॉल्ट इनटू 2 करते हुए यहाँ पर चलोगे। तो हाइड्रोजिनेज की मदद से क्या हुआ है हमारे पास यहाँ पर ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो था वो कन्वर्ट हो जाता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, या 1,3 डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप इसको यहाँ पर डाई बोलते हैं तो ये यानी कि कन्वर्ट हो गया डीपीजीए में, डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। ठीक, ये डीपीजी में कन्वर्ट होता है, 3 कार्बन वाला होता है। नाउ ड्यूरिंग दिस स्टेप अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास यहां पर प्रेजेंट होता है बच्चों NAD, NAD प्लस हमारे पास यहां पर प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर यहां पर आता है और प्लस में IP जो इनऑर्गेनिक सोर्स से एंट्री मारता है यहां पर, और ये कन्वर्ट होकर के हमारे पास बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर जी, NaDH2 के अंदर, या फिर NaDH प्लस प्लस H प्लस लिख दो, या फिर इसी को NaDH2 लिख सकते हो। तो हमारे पास पहला एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है जी, इसके भी 2 ही मॉलिक्यूल है मेरे पास यहाँ पर DPGA। अब ये जो DPGA है, नेक्स्ट स्टेप देखिए पिक्चर। अब ये DPGA कन्वर्ट होता है किसके अंदर बच्चों, ये DPGA कन्वर्ट यानी कि डाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कन्वर्ट होता है हमारे पास 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा जी, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर। अब 3 फॉस्फो यानी कि थर्ड पोजीशन पे ऊपर एक ही फॉस्फेट ग्रुप अटैच है मेरा, जबकि अभी तक यहाँ पर डाई थे। तो यहाँ पर इसके अंदर हम देखते हैं ये है फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज एंजाइम जो यहाँ पर काम करेगा, फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज। तो देखो जब हेक्सोकाइनेज था फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन हो रही थी, अब यहाँ पर फॉस्फोग्लाइसरेट काइनेज है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आपका एडीपी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है जी, यहां से एक फॉस्फेट को खींच लेगा आईपी को और बना देगा क्या, एटीपी बना देगा। तो यहां पर इसके पास कितना फॉस्फेट बचा, एक ही बचा, तो ये मेरा 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड कहलाया, और जो आईपी था वो एक यहां से इसने खींच लिया और क्या बना दिया, एटीपी बना दिया। अब 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, ये भी मेरे पास 3 कार्बन वाला ही कंपाउंड यहां पर प्रेजेंट होता है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, जिसके अंदर यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ आप लोगों के पास 3 कार्बन है। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज एंजाइम। फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, ठीक है जी।
हमारे पास है यहाँ पर फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज, जिसके कारण क्या होगा, अब हमारे पास भैया यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। देखो म्यूटेज यानी कि एक तरीके से म्यूटेशन, कुछ नहीं होता, 3 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा जी 2 फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर। यानी क्या होता है, सिर्फ अरेंजमेंट जो होता है, शिफ्टिंग होती है आपकी फॉस्फेट की, वो थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पर अटैच हो जाता है फॉस्फेट के जो। तो म्यूटेशन यानी कि पोजिशनिंग चेंज हुई है, और कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। देन उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम एनोलेज। और जब एनोलेज होता है तो उस समय हम लोग क्या देखते हैं, वाटर यहां से बाहर निकल जाता है बच्चों, और ये कन्वर्ट हो जाता है फोस्फोफिनोल, है ना, देखो इनोल, फिनोल, पायरवेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास फोस्फोफिनोल पायरवेट के अंदर बच्चों। ठीक है जी। अब यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, फोस्फोफिनोल पायरवेट के अंदर ये जो फॉस्फेट होता है थोड़ा सा लूज होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये लूज होता है, इट इज द लूज आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये लूज होता है, टूट जाएगा, एडीपी इसको यूटिलाइज करके क्या बना देगा, फर्दर एटीपी बना देगा, और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ पायरवेट। और इसको करने के लिए यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट है, पायरवेट काइनेज। तो जब जब भी काइनेज यूज हो रहा है, हमारा फॉस्फेट का जो है मुद्दा इसके अंदर जरूर चल रहा है। अब ये जो पायरवेट यहाँ पर बना है, इसके अंदर भी मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, लेकिन दोनों तरफ ये रिएक्शन चल रही है, तो इसके मेरे पास 2 मॉलिक्यूल है। नाउ दिस इज द 10 स्टेप रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस। ये हमारे पास यहाँ पर हमारी ग्लाइकोलाइसिस बच्चों कंप्लीट हो जाती है। अब सिंपल क्वेश्चन आता है कई बार कि स्टेप की, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, सेवंथ स्टेप में क्या हुआ है, या फिर क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि वाटर कौन से के अंदर यहाँ पर जो है निकला है आपका, या फिर पूछेगा कि ये एंजाइम यहाँ पर क्या परफॉर्म कर रहा है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन आता है इसी टॉपिक से, वो आता है हमारे पास अब यहाँ पर जी इनपुट एंड आउटपुट का, कितना क्या इनपुट हुआ है और क्या हमारे पास यहाँ पर आउटपुट है। तो इनपुट में तो हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, वो भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था, और इसके बदले में आउटपुट में क्या मिले मेरे को, यहाँ पर 2 पायरवेट मिले भैया। ठीक है जी। इनपुट में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप में 2 एटीपी यूटिलाइज हुए, जिनके रिस्पेक्ट में मेरे पास क्या हुआ जी, 2 एडीपी निकल गए थे। जब एडीपी टूटेगा तो एडीपी निकले मेरे पास फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में। ठीक है। इनपुट में हम लोग क्या देखते हैं कि अब मेरे पास 4 एडीपी यूटिलाइज हुए और प्लस में आईपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 यूज हुए। 4 कहां से, 2 इस तरफ यूज हुए हैं, 2 इस तरफ, दूसरी तरफ, दोनों आपके प्रोसेस के अंदर चल रहा होगा ना जी। तो जिसके रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या होता है जी, फॉर्मेशन होती है 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स की और 2 वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। आप ये निकला है तो दूसरी तरफ से भी निकला होगा। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास बन गया है 2NAD प्लस, यहाँ पर हमारे पास यूटिलाइज हुआ है, तो आउटपुट में आ गया हमारे पास 2NADH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव बन गया हमारे पास। तो दिस इज द, हम देखते हैं कि जो नेट आउटपुट है उसमें 2 पायरवेट है, 2 एटीपी है, 2 NADH है, या फिर आप कह सकते हैं 2 पायरवेट और 8 एटीपी है, क्योंकि एक NADH जो है वो 3 एटीपी के बराबर होता है। मुद्दा ही खत्म हो गया हमारे पास सारा का। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर पायरवेट की फॉर्मेशन हुई है। ये स्टेप जो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो और चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये काम तो दोनों रिएक्शन के अंदर होगा ही होगा। अब पायरवेट बनने के बाद आगे की प्रोसेस डिसाइडेड होती है किस चीज के ऊपर, कि यहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा आगे कंटिन्यू करेगा, जहां पर 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलते हैं, और अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है और एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है हमारे पास। अब ये पायरवेट यहाँ पर मेरे पास मिल गया, हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है,
तो अब मेरे पास क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो दो चीजें मेरे पास यहाँ पर होगी, एक तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोसेस या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है मेरे पास यहाँ पर जी किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है मेरे पास इन मसल सेल्स के अंदर। ठीक है जी। अब ये कैसे होती है जी, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे तो मैं पहले आपको ग्राफ बना करके समझा चुका हूं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास NADH पॉजिटिव प्लस S पॉजिटिव फर्दर रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर, NAD प्लस के अंदर, और यहाँ पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। कई बार नहीं तो मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं ड्यूरिंग विग्रेस एक्सरसाइज, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, मिल नहीं पाती, नस पे नस चढ़ जाती है, लैक्टिक एसिड बॉडी में मिल जाता है। ठीक है जी। प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर जो पायरुविक एसिड होता है इसमें भी सेम प्रोसेस होती है कि Na जो एनर्जी मॉलिक्यूल है ये हमारे पास रिड्यूस हो जाता है NAD प्लस में, और फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज की, इथेनॉल। ये हमारे पास यहाँ पर इथेनॉल बन जाता है। अब इस कंडीशन में एटीपी के सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल मिलते हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, एटीपी के सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेसिकली हो क्या रहा है, द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती यहाँ पर ग्लूकोज, तो ग्लूकोज की जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है टू अचीव अंडर एनारोबिक कंडीशन बाय सेट्स ऑफ रिएक्शन, जहां पर पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर जी, इथेनॉल के अंदर, और प्लस में CO2 के अंदर। अब इस काम को करने के लिए यहाँ पर एंजाइम होता है हमारे पास जिसका नाम होता है पायरिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो यहाँ से निकला है, या फिर इसी को हम बोलते हैं, दूसरा होता है एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर दो एंजाइम काम करे भाई, पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ठीक है, एंजाइम नंबर 1 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज, और दूसरा हमारे पास एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ठीक, इन दोनों ने यहाँ पर काम करा है, और NADH प्लस H पॉजिटिव इज रीऑक्सीडाइज्ड इनटू द NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और ये हमारा नॉर्मली एनारोबिक कंडीशंस में होता है मसल्स के अंदर, और इस रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम होता है जिसका नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शन नॉर्मली फूड इंडस्ट्री के अंदर यूज की जाती है। दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें दो स्टेप हुए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो पहली और आखिरी बार हम लोगों ने यहाँ पर एनारोबिक पढ़ा है, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे वो एरोबिक के बारे में बात करेंगे, वही हमारे कोर्स में। तो एरोबिक के अंदर क्या होता है कि ये जो पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड होता है बच्चों, ये सारा कार्यक्रम कहाँ हुआ है, साइटोप्लाज्म में हुआ है, जहां पर ग्लूकोज अपना कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में। अब ये जो पायरुवेट होता है ये एंट्री कहां पर मारेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहां पर हमारी अब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, और वहां पर इस पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अभी क्या हो रहा था यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों केस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, जिसके कारण ये बात हुई। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का बाय द स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम एंड लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहाँ पर बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, डिटेल में पढ़ेंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या देखते हैं पास होते हैं एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम के, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियसली सिंथेसिस ऑफ एटीपी की सिंथेसिस होती है। ये सारा कार्यक्रम माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है। जिसको ये बात समझ में नहीं, डोंट वरी, ये जो दो लाइनें मैंने बोली है ये रिएक्शंस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जो बात मैंने बोली है वो कैसे होती है और किस तरीके से होती है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप जो था एरोबिक रेस्पिरेशन का, ग्लाइकोलाइसिस बाय EMP पाथवे, अर्नेस्ट मेयरहोफ पाथवे, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में, यानी कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में,
वो चीज कैसे होती है बच्चों। जब हम डी कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं मतलब कि CO2 रिमूव। हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में, जहां पर मेरे पास पायरविक एसिड प्रेजेंट है, और ये पायरविक एसिड यानी कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड मेरे पास यहाँ पर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये कन्वर्ट होता है बच्चों एसिटिल कोएंजाइम ए में, और एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद ही एंटर इन क्रेब साइकिल। ये एंट्री मारता है कहां पर, किस चीज के अंदर बच्चों जी, क्रेब साइकिल के अंदर एंट्री मारता है। तो हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम ए जो है ये एंट्री मारता है बच्चों TCA साइकिल के अंदर, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है जी। और इसी का दूसरा नाम है हमारे पास यहाँ पर क्रेब साइकिल, इसी को हम लोग यहाँ पर क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। अब होता क्या है, जब इसका नाम ही ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, यानी कि यहाँ से CO2 रिमूव होता है सबसे पहली चीज ही, और यहाँ पर पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम ए में इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जिसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या होता है जी, CO2 रिमूव होता है, और NAD प्लस फिर से हमारे पास आता है जी NADH प्लस H प्लस के अंदर हमारे पास यहाँ पर ही आ जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग NADH2 भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये एसिटिल कोएंजाइम एंट्री मारेगा किसके अंदर जी, आपका TCA साइकिल के अंदर। देखो ये रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर है जी पायरुविक एसिड, ठीक है जी, और यहां पर आ जाता है मेरे पास कोएंजाइम ए प्लस में NAD प्लस, और ये सारा काम किसकी प्रेजेंस में होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और यहीं पर साथ साथ हमारे को रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम आयन की, जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उसी के कारण ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एसिटिल कोएंजाइम ए में, प्लस में CO2 यहां से बाहर निकल गया, ठीक है जी, और प्लस में हमारे को मिल जाता है NADH2। दिस इज द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोलेशन रिएक्शन